सो चैप्टर नंबर 7 है ये आपका वेव ऑप्टिक्स। क्वेश्चन नंबर 1। पहले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद एमसीक्यूज। 1 मार्क्स। When light travels from an optically rarer medium to optically denser medium, the speed decreases because the change in। क्या फॉर्मूला लगाओगे आप लोग इसके लिए? फॉर्मूला पता है किसी को? यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगेगा? देखो, स्पीड का जो नॉर्मल फॉर्मूला है वो क्या है? इट इज अ डिस्टेंस अपॉन, और वेव के केस में डिस्टेंस का रोल कौन प्ले करता है? वेव लेंथ। So this would become lambda by t. Yes. Can I also write it like lambda into 1 by t? और क्या हम लोगों को इतना पता है कि 1 by t is nothing but frequency? Yes, sir. So can I write nu here? और यहाँ पे लिख देता हूँ since nu is equals to 1 by t। तो चाहे तो आप इतनी लंबी डेरिवेशन, ये इतना सब कुछ मैंने बेफालतू में ही करवा दिया, बस अगर किसी को नहीं पता हो तो पता चल जाए इसलिए। अदरवाइज आप सीधे सीधे लिख सकते हो v इज इक्वल्स टू लैम्डा और न्यू। v और न्यू को क्लियर लिखना बिकॉज ये स्पीड है और ये फ्रीक्वेंसी है, तो दोनों अलग अलग दिखने चाहिए। ठीक, अब इससे अपने को क्या पता चलता है? देखो, फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती। अगर कोई भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास हो रही है, सपोज अगर ये लाइट ऐसे जा रही है, तो अगर ऊपर वाला मीडियम रेरर था और नीचे वाला डेंसर, अगर ये अंदर वाला डेंसर है, सपोज कर लो ग्लास ले लिया मैंने, जो आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदलती। यहाँ पे जो इसकी फ्रीक्वेंसी थी, यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी सेम ही रहेगी। फ्रीक्वेंसी को यहाँ मैंने न्यू से दिखाया, तो न्यू से ही शो करता हूँ। सो दिस वुड बी सेम। ओके, तो फ्रीक्वेंसी तो बदलने वाली है नहीं, तो फिर अगर इसकी स्पीड डिक्रीज हो रही है तो किसकी वजह से डिक्रीज हो रही होगी? इस पे तो हम लोग कमेंट कर नहीं सकते, बिकॉज जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट ही रहती है। तो ले देखिए बचा कौन? वेवलेंथ। तो ऑफकोर्स है कि यहाँ पे अगर v डिक्रीज हो रहा है तो किसकी वजह से डिक्रीज हो रहा होगा? वेवलेंथ की वजह से डिक्रीज हो रहा होगा, क्योंकि फॉर्मूले में स्पीड किससे किससे रिलेटेड है? वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी से, जिसमें से फ्रीक्वेंसी मैंने बोल दिया कांस्टेंट ही रहेगी। फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम। तो जितना भी पर यूनिट टाइम जितनी वेव यहाँ आ रही थी, सेम वेव्स यहाँ पे भी आएंगी ना, वेव्स कम ज्यादा थोड़ी हो जाएंगी, राइट? तो नंबर ऑफ वेव्स अगर नहीं बदल रही है तो फ्रीक्वेंसी नहीं बदल सकती, फ्रीक्वेंसी वही की वही रहेगी। और अगर फ्रीक्वेंसी वही की वही है तो स्पीड सिर्फ किस पे डिपेंड कर सकती है? फिर वेवलेंथ पे। तो यहाँ पे अगर ये बोल रहा है कि रेरर से डेंसर में जाते जाते स्पीड डिक्रीज हुई है, तो किसकी वजह से डिक्रीज हुई होगी? तो वेवलेंथ की वजह से डिक्रीज हुई होगी। ठीक ठीक। Yes. अच्छा, एक Yes, बात sir. बताओ, किसी भी चीज का कलर किस पे डिपेंड करता है? Wavelength. वेवलेंथ पे। अब जरा ये एक इमेजिनेशन देखो, सपोज करो ये स्विमिंग पूल है, मान लो कि स्विमिंग पूल है ये, और इसमें यहाँ पे मैंने एक बल्ब लगा दिया। ठीक, ये बल्ब से मान लो रेड कलर की लाइट आ रही है। ठीक, आप यहाँ खड़े हो। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तभी क्वेश्चन बैंक रुका के ले रहा हूं। अब ये जो रेड लाइट है, ये अंदर अभी अभी हमने क्या पढ़ा कि अगर यहाँ पे रेरर मीडियम है तो यहाँ पे वेवलेंथ, सपोज करो दिस इज वेवलेंथ लैम्डा 1, और यहाँ पे लैम्डा इज 2। सो क्लियरली लैम्डा 2 इज व्हाट? लेस देन लैम्डा 1। यस और नो? Yes, sir. ये भी क्वेश्चन के आंसर में हमने यही तो बोला ना कि लैम्डा चेंज हो जाता है रेरर से डेंसर में, राइट? और स्पीड कम हो जाती है, स्पीड कम होती है तो ऑब्वियसली लैम्डा कम ही होता होगा। तो कम कैसे हुआ ये मैंने कैसे गेस मार लिया पता है? अभी अभी हमने स्पीड के बारे में कम होना लिखा ना आंसर में। क्वेश्चन नंबर 1 में वी एग्रीड कि जब भी रेरर से डेंसर में हम जाएंगे स्पीड कम होगी। स्पीड कम तो तभी हो सकती है जब वेवलेंथ कम हो। तो अगर रेरर से मैं डेंसर में जा रहा हूँ तो वेवलेंथ कम होगी, ये सब लोग एग्री करते हैं। हाँ, sir.
अब अगर हाँ, आप इस पानी के अंदर हो तो जस्ट टेल मी कि ये रेड कलर की लाइट पानी के अंदर से आपको कौन से कलर की दिखेगी? सेम कलर की या कलर चेंज हो जाएगा? बस इतना बता दो। कलर चेंज हो जाएगा। यस, राइट। क्योंकि अगर वेवलेंथ, अभी अभी आप लोगों ने क्या बोला, ये रेड डब्बा दिख रहा है, कलर डिपेंड्स अपॉन व्हाट? लैम्डा। Wavelength. लैम्डा और लैम्डा चेंज हो रहा है रेयर से डेंसर में। तो जो इंसान पानी के अंदर होगा वो बाहर के लाल कलर के बल्ब को अलग कलर में देखेगा कि नहीं? हाँ सर। हाँ, पर ये याद रखो कि ये गलत है। अब समझा क्या इंटरेस्टिंग है? तो आज के बाद याद रखना, कलर डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी। और ये आइंस्टाइन ने आगे चल के प्रूव किया था। ये सब आप पढ़ोगे क्वांटम थियरी में। जब लाइट का क्वांटम नेचर पढ़ोगे ना तो वहां पे जाके ये क्लियर होता है। ओके, अभी के लिए अगर आपका कोई आर्ग्यूमेंट है तो उसको मैं ये बोलकर चुप करवा दे रहा हूँ कि ये बात एक्सपेरिमेंटली हर किसी ने देखी है। आप लोग स्विमिंग पूल में गए रहोगे, नदी में गए रहोगे, तो नदी में कभी भी जब आप पानी के अंदर जाते हो, मुंडी डालते हो, देखा है? तो कोई भी कलर क्या बदल जाता है? अगर मान लो दो दोस्त अंदर गए पानी के अंदर, तो दूसरे दोस्त ने अगर लाल कलर का कपड़ा, नहीं लेकिन वो तो डेंसर टू डेंसर हो जाएगा। मान लो अगर आप पानी के अंदर से बाहर देख रहे हो तो आपने कभी देखा है कि लाल कलर की चीज का कोई और कलर दिख रहा हो? लाल कलर की चीज लाल ही दिखती है ना। तो ये बात एक्सपेरिमेंटली हाँ तो हम सर। सब जानते हैं कि ऐसा नहीं होता कि कलर चेंज हो जाए। ठीक, तो आप इसके ऊपर कोई आर्ग्यूमेंट मत करो। बस ये याद रखो कि आज के बाद ये जो कलर है ना, हम लोग पढ़ते कलर डिपेंड्स अपॉन वेवलेंथ। अगर कलर सच में वेवलेंथ पे डिपेंड करता तो यहाँ पे हमको लाल कलर पानी के अंदर से कोई और कलर में दिखाई देता। बट सिंस कलर डिपेंड्स अपॉन व्हाट? फ्रीक्वेंसी। और अभी अभी मैंने क्या बोला था? फ्रीक्वेंसी इज व्हाट? कांस्टेंट। इसीलिए रेयर मीडियम में जो कलर होता है, डेंसर मीडियम में भी कलर वही दिखता है। तो एक इंटरेस्टिंग चीज पता चल सेम। गई। अब अगर कभी मैं थियरी लेक्चर हाँ में सर। हाथ लगा तब पूछ लेना कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ। फिलहाल के लिए तो बस आपको क्वेश्चन बैंक में तो इतना ही बता सकता हूँ मैं। ये बस मैं तुमको ये बता रहा हूँ कि ये चैप्टर कितना इंटरेस्टिंग है। ठीक, बहुत सारे कॉन्सेप्ट इससे क्लियर हो सकते हैं। हाँ क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम दिया है अपने को। 5000 एंगस्ट्रॉम यूनिट फॉल्स ऑन अ प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मिरर लगा दूं? रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे लाइट गिरानी है ना। क्या हुआ, मिरर नहीं चलेगा? तुम लोगों को नहीं पसंद आया? कुछ और लगाओ। नहीं सर, चलेगा। ये हो गया रिफ्लेक्शन, राइट। यही है डायग्राम। फॉल्स ऑन अ प्लेन रिफ्लेक्टिंग हाँ सरफेस, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट इज, अपने से फ्रीक्वेंसी मांगा है और लैम्डा अपने को दिया है। ठीक, कैसे निकालोगे? क्या फॉर्मूला लगाओगे? अभी क्वेश्चन नंबर 1 वाला ही फॉर्मूला लगाओगे। बस इस बार एक बात याद रखना, क्वेश्चन नंबर 1 में आप दो अलग अलग मीडियम में थे। ठीक, अगर आप दो अलग मीडियम में जा रहे हो तो वेलोसिटी कुछ भी हो सकती है, लाइट की बदलेगी ना मीडियम की वजह से। पर इस क्वेश्चन में हाँ। दो मीडियम की बात चल रही है क्या? नहीं। नहीं। तो जो भी इसकी फ्रीक्वेंसी, यहाँ वाले की जो फ्रीक्वेंसी होगी वही फ्रीक्वेंसी यहाँ वाले की होगी, राइट। सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ हाँ इंसिडेंट लाइट वुड बी इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट। थोड़ा एक्स्ट्रा बता रहा हूँ ताकि थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाए। या आंसर लिख के छोड़ दूं क्या? छोड़ दूं? नहीं कुछ बोल नहीं रहे हो तुम लोग, इसलिए मेरे को नहीं ऐसा लग सर। रहा है कि मैं ज्यादा तो नहीं पका रहा हूँ। ये बात सही है ना? क्वेश्चन का थोड़ा सा नहीं सर। पिक्चर बनना चाहिए तुम्हारे दिमाग में कि ये इंसिडेंट लाइट है, ये उसकी रिफ्लेक्टेड लाइट है। दोनों की फ्रीक्वेंसीज इक्वल होंगी, क्यों? क्योंकि मीडियम सेम है और फ्रीक्वेंसी तो वैसे भी कांस्टेंट होती है। अब यहाँ पे जब आप वही पुराना वाला ही फॉर्मूला लगाओगे तो क्या सिखाया था मैंने अभी तुमको? v इज इक्वल्स टू, क्या बोला था? लैम्डा इंटू न्यू 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 ना। डैश। तो न्यू। अब यहाँ पे आप इसी को क्या लिखोगे? c इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू न्यू। अब तुम मेरे पे भड़क सकते हो, ऐसा कैसा आपने ये v का c कर दिया? इस बार मीडियम अलग है क्या? जब मीडियम स्पेसिफाई ना हो तो हम मीडियम क्या लेंगे? वैक्यूम। और वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? c। समझा? तो अचानक से मैं इसको क्यों चेंज कर रहा हूँ, हाँ सर। समझा?
अब अगर तुम सोच रहे हो कि क्या आप फालतू में सर कुछ भी कॉम्प्लिकेट कर रहे हो केस को, आप क्यों ले रहे हो उसको सी नहीं लूंगा तो सॉल्व ही नहीं होगा, क्योंकि अपने पास ले दे के सिर्फ क्या है, लैम्डा। तो स्पीड तो पता होनी चाहिए, और स्पीड सिर्फ तभी पता चलेगी जब मैं मीडियम को कंसीडर कर लूं, क्योंकि अलग अलग मीडियम में स्पीड अलग अलग होती है। ये क्वेश्चन नंबर 1 ने तुमको पहले ही समझा दिया है, राइट। तो हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते टाइम मेरा अजम्पशन है, ये क्वेश्चन में कहीं लिखा नहीं है, पर अगर इस क्वेश्चन को जबरदस्ती तुम सॉल्व करके इसका आंसर लाना ही चाहते हो, तो आपको ये अज्यूम करना पड़ेगा दैट मीडियम इज व्हाट, वैक्यूम। अब ये भी पूछ सकते हो तुम कि सर वैक्यूम के अलावा कुछ और क्यों नहीं ले रहे हो, क्योंकि हर जगह पे उसकी वैल्यू अलग अलग होगी। वैक्यूम वाली वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है, और वही हमारे यहाँ पे चलती भी है सिलेबस में, समझा। तो वैक्यूम में लाइट की स्पीड कितनी होती है, सी। अब समझा यहाँ पे वी का सी क्यों कर दिया मैंने, हाँ लैम्डा उसने दिया ही है, फ्रीक्वेंसी हमसे पूछा है, हो जाएगा सॉल्व। क्या लिख हाँ सकते सर। हैं बेटा, म्यूट योरसेल्फ। लेक्चर रिकॉर्डिंग पे है, जिनके घरों में शांति है सिर्फ वो लोग अपना ऑडियो ऑन रखो। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, सी बाय लैम्डा। सी इज हाउ मच, 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लैम्डा इज हाउ मच, गिवन कितना है, 5000 एंगस्ट्रॉन यूनिट। 1 एंगस्ट्रॉन यूनिट इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर्स। तो पहले तो मेरे को इसको एंगस्ट्रॉन से किस में लेकर जाना पड़ेगा, मीटर में। सो 3 into 10⁸ डिवाइडेड बाय 5000, या 5 into 10⁻³ लिख दूं इसको, सॉल्व करना थोड़ा आसान हो जाएगा। 5 into 10⁻³ लिख देता हूँ 5000 को, और एंगस्ट्रॉन को मीटर में लेकर जाना है, तो उसकी वजह से कितना आएगा, 10⁻⁻10 बराबर। तो अब फाइनली तुमको 3 into 10⁸ डिवाइडेड बाय 5 into 10⁻⁻7 सॉल्व करना है, हो जाएगा। 3/5 सॉल्व हाँ होगा सर। अपने से, कितना आएगा 3/5 का आंसर, 6। 0.6। पाई 6 30, राइट। -7 ऊपर गया, +7, राइट राइट। हाँ सर। तो इसका आंसर आएगा हाँ सर। चलो फ्रीक्वेंसी निकल गई, सारी बातें क्लियर है, क्यों किया क्या किया, डायग्राम क्यों बनाया समझा। डायग्राम इसलिए बनाया क्योंकि ये हाँ बात सर। तुम हर जगह नहीं बोल सकते। अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने बोला था ना, दोनों की फ्रीक्वेंसी, ऐसा एक को 1 लिखा था, एक को 2 लिखा था, और मुझे बोलकर बताना पड़ा कि फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती। तो मीडियम के साथ साथ फ्रीक्वेंसी पे कमेंट करते चलने का। चलो ये भी क्लियर हो गया। अब चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूँ तो क्वेश्चन बैंक के बहाने जितना कॉन्सेप्ट क्लियर करवा सकता हूँ करवा दे रहा हूँ। डन, इतना क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। वी की जगह सी लेने वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं गिवन नहीं है। अगर आपने उसको रटा है, और अगर क्वेश्चन को हल्का सा भी चेंज कर दिया मैंने, तो आप फिर फंसोगे एग्जाम में। तो कर लोगे ना सॉल्व, नहीं कर पाओगे। हाँ सर। ओके, करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, लाइट फॉलोज वेव नेचर बिकॉज। अब ये क्वेश्चन की फ्रेमिंग ही रॉन्ग है, ये जो सेंटेंस लिखा गया है ये सेंटेंस टेक्निकली रॉन्ग है, पर अब मुझे पता है कि वो पूछना क्या चाह रहा है, तो मैं आंसर तो दे दे रहा हूँ कि आंसर इज सी। तुमको भी पता होगा आंसर क्या है, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। ये 3 ऐसे फिनोमिना हैं जो सिर्फ लाइट के कौन से नेचर से प्रूव किए जा सकते हैं, वेव नेचर से। बाकी के कौन कौन से हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, ये सब कौन से नेचर से प्रूव किए जा सकते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पार्टिकल। कॉम्पटन इफेक्ट, ये सब के लिए कौन सा नेचर लगता है, पार्टिकल नेचर, बराबर। जिसको न्यूटन ने क्या नाम दिया था, कॉर्पस्कल्स, राइट। अच्छा, ये न्यूटन ने पार्टिकल का नाम कॉर्पस्कल्स रखा था, उसका कोई खास कारण, या ऐसे ही बस मूड में रख दिया था, पार्टिकल ही बुला लेता। मतलब मैं ये क्यों बोलूं कि इस पेन को कल से आप पेंसिल बुलाओगे, पेन ही बुला लो। जाहिर सी बात है ना, मैं किसी चीज का नया नाम रख के किसी और तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहता रहूंगा, वरना एक चीज के 2 नाम कौन बेवकूफ रखेगा, वो भी आइजैक न्यूटन जैसा आदमी। तो जब उसने बोल ही दिया कि लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड कॉर्पस्कल्स,
तो पार्टिकल ही अगर बोलना है, अगर कॉर्पसल्स और पार्टिकल सेम है तो पार्टिकल बोल के बात खत्म कर दो। नया नाम रखने का कोई कारण? अच्छा, कॉर्पसल्स का मास कितना होता है? हाउ मच इज द मास ऑफ कॉर्पसल्स? मास इज नेग्लेजिबल। यही बात बताने के लिए उन्होंने नाम रखा था, समझा? अगर सिर्फ पार्टिकल बोलकर छोड़ देते तो पार्टिकल्स का तो मास होता है ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्या ये सब बेसन, मैदा, आटा बराबर। क्या है ये लोग पार्टिकल है कि नहीं? सब एटॉमिक पार्टिकल के नाम से ही पढ़ते हो ना इनको भी। हाँ सर। इनका मास होता है कि नहीं? हाँ सर। अगर वो बोल देते कि लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, इतना बोलकर छोड़ देते तो तुम तो सोचते कि अच्छा, जैसे एटम इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, वैसे लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो वो पार्टिकल को तुम इन्हीं के जैसा मान लेते ना, और उसी के जैसा मान लेते तो कल को तुम न्यूटन का कॉलर पकड़ के बोलते इसका मास बता। न्यूटन को तो अपनी इज्जत बचानी थी भाई, इसीलिए उसने बोला कि लाइट जिस पार्टिकल से बनी है उस पार्टिकल का नाम क्या है? कॉर्पसल्स। ये नया नाम उसने क्यों दिया? ताकि आप उसकी प्रॉपर्टीज को भी स्टडी करो। तो जब न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थियरी आप पढ़ोगे तो उसमें कॉर्पसल्स के बारे में उसने जो जो बातें बोली हैं वो इसीलिए इंपॉर्टेंट है और वो इसीलिए पढ़ाई जाती है, ताकि बच्चे समझें कि लाइट वाले जो पार्टिकल है वो नॉर्मल वाले पार्टिकल से कहाँ कहाँ अलग अलग है। उसमें से एक जो सबसे इंपॉर्टेंट वाला था वो बता दिया मैंने, बाकी सब तो ठीक है, पढ़ोगे तो अब समझ ही जाएगा, पर ये वाला एक ध्यान रखना, समझा? वरना हम लोग पार्टिकल बोलकर ही काम चला लेते, पर बच्चे आगे चल के हमसे उसका मास मांगते, और हमको क्या बोलना था? लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल विद नेग्लेजिबल मास। लाइट के पार्टिकल्स का मास होता है। अब हम लोग उसी पार्टिकल को क्या नाम से बुलाते हैं आजकल? किस नाम से बुलाते हो तुम? फोटोन ना? हाँ सर। और फोटोन के बारे में पढ़ा होगा, फोटोन हैज नेग्लेजिबल मास, समझा? हाँ सारी चीजों के कारण होते हैं। चलो ये भी एक अच्छी चीज पढ़ा दी तुमको ना। अब जो क्वेश्चन था वो क्या था? लाइट फॉलोज वेव नेचर बिकॉज। ये बोलना चाह रहा है कि लाइट का वेव नेचर इसलिए है क्योंकि उसको इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन करना है। ये सेंटेंस की फ्रेमिंग रॉन्ग है। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि उसको ये करना है इसलिए वो वेव नेचर में एग्जिस्ट करती है। ठीक, लाइट एनीवेज वेव नेचर में एग्जिस्ट करती ही है। अब वो इंटरफेरेंस करे ना करे, डिफ्रैक्शन करे ना करे, पोलराइजेशन करे ना करे, समझा? ये करने के लिए वो वेव नेचर में नहीं आती है, एनीवेज उसका वही नेचर है। ठीक, अब तुम ये नहीं बोल सकते कि तुम पी सको इसलिए दुनिया में पानी एग्जिस्ट करता है। इज दिस सेंटेंस राइट? अगर कोई तुमको बोले दुनिया में पानी क्यों मिलता है तो तुम ये बोलोगे ताकि हम पी सके? दिस इज द आंसर। No. तुम ना भी पियो तो भी तो पानी एग्जिस्ट करेगा ही ना। तो वो पढ़ने में थोड़ा ऑकवर्ड सेंटेंस है, मतलब बोर्ड में आने जैसे सेंटेंसेस नहीं है ये। आप इस तरह से सेंटेंस नहीं फ्रेम कर सकते, क्योंकि बच्चों को लगेगा कि अच्छा, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन आर द कॉज ऑफ वेव नेचर ऑफ लाइट। नो, दे आर एब्सोल्युटली नॉट। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन ये कॉज नहीं है उसके वेव नेचर के, समझा? और इसके ऊपर लंबी चौड़ी बहस है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी पढ़ चुके हैं। कभी अगर इस चैप्टर में हम लोग मिले तो वापस से बहस करेंगे हम लोग कि ऐसा क्यों है। फिलहाल के लिए तो बस मैंने ये क्वेश्चन इस बेसिस पे सॉल्व कर दिया क्योंकि मैंने रूल्ड आउट मेथड से उसका आंसर निकाल लिया था। लाइट फॉलोज वेव नेचर में ए, बी और डी तो रॉन्ग ही होने थे, तो ऑफकोर्स सी के हिसाब से ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। तो यहाँ पे मैंने जुगाड़ लगा के इसका आंसर निकाला है, अदरवाइज मैं इस क्वेश्चन को रॉन्ग मानूंगा अगर मैं टेक्निकली इसको पढ़ूं तो। ठीक, अरे ठीक। यस सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। इसके बारे में तो तुमने मस्त आराम से किलो भर के पढ़ा रहेगा। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अनफॉर्चुनेटली यंग हॉयगन के स्टूडेंट थे, बट उन्होंने जब ये एक्सपेरिमेंट किया तब तक हॉयगन थे नहीं। अच्छा, बाय द वे ये बता दूं, ये भी एक बड़ी कॉमेडी थियरी है। इसको पूरे इंडिया में ह्यूजेंस पढ़ते हैं, राइट? तुम लोगों ने भी ह्यूजेंस ही पढ़ा है ना? यस सर। ये इनका पूरा नाम था क्रिस्टियन। अब इंडिया में तो इनको ह्यूजन पढ़ा जाता है। एक मजे की बात बताता हूँ, एक्चुअली ये एक डच साइंटिस्ट थे और इनके नाम में ये जो UY है इसका प्रोनाउंसिएशन औ है, औ। तो डच की भाषा में अगर आप इसको पढ़ोगे तो उसको आपको आउ पढ़ना पड़ेगा, जो अपने बस की बात है नहीं। और ये जो जी है इसको तो आपको ख पढ़ना पड़ेगा। उर्दू में देखो ख बोलते हैं, तो एक्चुअल में ये मैं बोल भी नहीं पाऊंगा, ट्राई करता हूँ। हॉकन्स बोलना पड़ेगा तुमको, तो ये अपने बस की तो बात है नहीं। तो हम लोग इसको
हॉगन पढ़ के काम चला लो, उसको जी पढ़ के काम चला लो, पर अभी भी मैं जो पढ़ रहा हूँ वो रॉन्ग ही है। पर अब कहाँ एक नाम के लिए डच बनने जाऊं मैं, बस बता दे रहा हूँ कि ह्यूजन तो ये किसी भी हालत में नहीं है। तो ये बात का ध्यान रखना। प्लस डच में ये जो जी है ये खो करके साउंड करता है, ये याद रखना, किसी को इम्प्रेस करने के काम आ जाएगा। ठीक, अचानक से मैं हॉगिन की थियरी पे क्यों चला गया, क्योंकि ये जो था यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या था, व्हाट वाज दैट। पढ़ाना मेरे को यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, बात मैं हॉगन की कर रहा हूँ, क्यों ऐसा। अरे कुछ जो आता है बोल दो, गलत ही बोल दो, कम से कम मेरे को कनेक्टेड रखो। हाइगन्स प्रिंसिपल पे रिलेटेड है थोड़ा सा। जितनी बातें होगन ने बोली थी ये उसी का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है। इसीलिए मैंने तुमको बताया कि बेचारे होगन उस टाइम तक जिंदा नहीं थे जब तक कि ये प्रूफ आया एक्सपेरिमेंटली, समझा। तो इसमें जो जो चीजें तुमने प्रूफ की है ना, उनके हिसाब से सुपरपोजिशन होगा। हॉगन प्रिंसिपल में पढ़ा रहेगा ना, दो इन फेज मिलेंगी दो वेव्स, तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, एक का क्रेस्ट एक का ट्रफ मिलेगा, तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल हो जाएगा तो एम्पलीट्यूड जीरो हो जाएगा, तो कभी एम्पलीट्यूड मैक्सिमाइज हो जाएगा, कभी जीरो हो जाएगा। तो ये सारी बातें उन्होंने थियोरेटिकली बोली थी। तो उन पे हमेशा ये इल्जाम था कि यार ये कैसे होगा। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या था पता है उनका, उनका सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट कभी तुम लोगों ने शायद उस एंगल से सोचा नहीं होगा। अगर मैं हुगन की थियरी के बारे में अपना दिमाग लगाऊं, तो वो बोलना चाहते थे कि अगर आप दो बल्ब लगाओ और गलती से इनसे निकलने वाली वेव्स में एक का क्रेस्ट और एक का ट्रफ मिल गया, ये वॉल तक पहुंचते पहुंचते, तो इस वॉल पे कौन सा पॉइंट प्रोड्यूस होगा, डार्क या ब्राइट। डार्क ना सर। डार्क। और तुम अपना रिएक्शन देखो कितना कॉमन रिएक्शन है तुम्हारा। एक बार अभी काम करो, 5 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ, अभी जाके मम्मी को बोलो मम्मी मैं दो बल्ब ग्लो करवाता हूँ, देखना डार्कनेस प्रोड्यूस होगा। मम्मी तक झाड़ू लेके तुम्हारी पूजा करेगी। तो आपने इतनी गजब की चीज पढ़ी और आपने कभी उसको नोटिस नहीं किया कि हाउ इज दिस पॉसिबल। जब मैं दो बल्ब लगाऊंगा तो एनीवेज ब्राइटनेस ही आनी चाहिए ना। अब वो कम आए ज्यादा आए वो ठीक है, चलो मैं कम ज्यादा में मान भी लूंगा, पर डार्कनेस कैसे आ सकती है। तो इसी वजह से जीते जी हॉगन की थियरी पे हमेशा डिस्प्यूट बना हुआ था। ये था वो एक्सपेरिमेंट जिसने इस बात को प्रूव करके दिखाया। तो और बाय द वे आपको जानकर अच्छा लगेगा, ये हिस्टोरिकल जितने इवेंट्स हुए थे ना, जैसे न्यूटन का एप्पल गिरना एक हिस्टोरिकल इवेंट है, वहां से एक नया फिजिक्स शुरू हुआ। देन आइंस्टाइन की थियरी ऑफ रिलेटिविटी, वहां से एक नया फिजिक्स शुरू हुआ। देन क्वांटम फिजिक्स, फिर लाइट का ड्यूअल नेचर। अगर आप पूरे फिजिक्स को बांटोगे तो 10 जो सबसे बड़े इवेंट्स थे फिजिक्स के, ये उसमें से एक है। और टॉप 10 में भी ये टॉप 3 में आएगा। ये इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट था। वो ठीक है आप लोगों ने रट लिया रहेगा कि एक स्लिट है, एक ये है, एक वो है, वगैरह वगैरह, बट इसको बहुत अच्छे से पढ़ना। आप सोच नहीं सकते आप क्या पढ़ रहे हो। यहाँ से क्या क्या शुरू हुआ, इसके बाद क्या क्या हुआ, वो सब इसके पहले नहीं था। कभी साइंटिस्ट लोगों की भाषा में इसको पढ़ने की कोशिश करना, फ्यूचर में अगर कभी टाइम मिले तो। क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए ऑफ कोर्स मैं आपके सिलेबस से ये फॉर्मूला ढाप लाया हूँ, उसी फॉर्मूले पे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। क्या है फॉर्मूला, लैम्डा डी बाई डी। सबको ये पता है ना ये डी क्या है, नहीं पता ये वाला डी क्या है, स्लिट से स्क्रीन तक का डिस्टेंस। देखो डायग्राम तो अब क्वेश्चन बैंक के टाइम पे मैं बनाने से रहा, तो मैंने पेज नंबर टीप लिए हैं, वही बता दे रहा हूँ तुमको, ताकि डायग्राम वाला मेरा टाइम बच जाए। पेज नंबर 170 पे है ये। बाद में भी लेक्चर के बाद में भी अगर चाहो तो थोड़ा बहुत रेफर कर लेना। यह 7.19, ये देखो नीचे दिखा फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला। तो जिसको आगा पीछा पढ़ना हो वो यहाँ से पढ़ लेना। अब यहाँ पे डी देखो क्या है, स्लिट से स्क्रीन का डिस्टेंस, और डी क्या है, ये दोनों स्लिट के बीच का डिस्टेंस, राइट। तो कैपिटल डी और स्मॉल डी क्या है ये पता चल गया अपने को। और ये तो जब तुम एक्सपेरिमेंट करोगे तो उसमें ये फिक्स्ड ही रहेगा, ये तो कांस्टेंट रहेगा, बराबर। अगर ये कांस्टेंट है तो हमारे सवाल में हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज कैरिड आउट यूजिंग ग्रीन रेड एंड ब्लू लाइट, वन कलर एट अ टाइम, द फ्रिंज विड्थ्स रिकॉर्डेड आर, एक से मतलब रेड वाले से जो मिला वो ये था, WG WR एंड WB। यहाँ पे W का मतलब है फ्रिंज विड्थ, ठीक है।
तो ये तीनों के फ्रिंज विड्थ आ गई तीनों लाइट से। अब उसने उसमें हमसे ऑर्डर पूछा है किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा। अभी अभी मैंने बोला इस फॉर्मूले में ये वाला पार्ट तो कांस्टेंट ही है, अगर ये पार्ट कांस्टेंट है तो फिर W सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, W वुड डिपेंड अपॉन लैम्डा। यस, wavelength of that color. तो जिसका लैम्डा ज्यादा होगा उसका फ्रिंज विड्थ भी ज्यादा होगा। ठीक, तो इस हिसाब से लैम्डा किसका ज्यादा है, रेड, देन और सबसे कम किसका है, ब्लू का। देखो मिडल वाले का सच बोलूं तो मुझे भी नहीं याद है, मुझे बस इतना पता है कि रेड का ज्यादा है ब्लू का कम है। तो फर्स्ट पे तो रेड आएगा, एंड में ब्लू आएगा, इतना मैं जानता था। तो ग्रीन ऑफ कोर्स बीच में ही आएगा। ठीक, एक बार इसके लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पूरा दिया रहता है ना, केमिस्ट्री में भी है, यहाँ पे भी है, कहीं पे भी देख लो एक बार। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में पूरा आपको लाइन से फ्रीक्वेंसी भी ऊपर लिखा हुआ है और नीचे वेवलेंथ लिखा हुआ है, और सारे लाइट के रीजन दिए हुए हैं कि कौन से रीजन में कितनी फ्रीक्वेंसी रहती है, किसकी ज्यादा है किसकी कम है। वो एक बार देख कर जाना इस चैप्टर में, वरना पक्का फंसोगे। अच्छा, ये फ्रिंज विड्थ होता क्या है बाय द वे? इंटरफेरेंस पैटर्न में जब इंटरफेरेंस बनता है, मैं सुनाई दे रहा हूँ ना? हाँ सर। Yes, sir. हाँ, तो इंटरफेरेंस पैटर्न में जब आप यहाँ पे इंटरफेरेंस देखते हो तो कोई भी डार्क या कोई भी दो वाइट जो स्पॉट्स बनते हैं, वाइट बोल रहा हूँ, ब्राइट, ये लो, ये मान लो ये डार्क वाले हैं, ठीक, और बीच वालों को ब्राइट मान लो। तो इनमें से किसी भी दो के बीच के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। समझा? अब चाहे दो डार्क वाले के बीच का विड्थ निकाल लो, चाहे दो ब्राइट वाले का निकाल लो। ये मैंने 3 के बीच का निकाल दिया, ये वाला। समझा? या तो फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक का निकालो। यहाँ पे अगर एक ब्राइट मान रहे हो, यहाँ पे एक ब्राइट मान रहे हो, तो इन दोनों के बीच का निकालोगे तो भी चलेगा, यहाँ वाले का निकालोगे तो भी चलेगा। चलो, तो फ्रिंज विड्थ भी होपफुली आपको याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, the path difference between two waves meeting at a point is 11/4 lambda. The phase difference between the two waves, ये एक फॉर्मूला है जो कंफर्म आपको कुछ ना कुछ मार्क्स देकर जाएगा, क्योंकि इस पे भर भर के क्वेश्चंस आते हैं। वैसे भी ये फॉर्मूला इस चैप्टर के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं पहले फॉर्मूला ही लिख देता हूँ, आपकी बुक में जिस स्टाइल में लिखा हुआ है उस स्टाइल में लिखता हूँ। पाथ डिफरेंस डेल्टा फाई के नाम से लिखा हुआ है, एंड दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। और पाथ डिफरेंस हम लोग किससे दिखाते हैं? पाथ डिफरेंस अभी अभी दिखाया था ना, लैम्डा डी बाई डी। यस और नो? हाँ, पाथ डिफरेंस के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास? लैम्डा डी बाई डी। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है? द पाथ डिफरेंस इज गिवन हाउ मच? 11/4 लैम्डा। तो ये हो तो गया सॉल्व फिर। 2 पाई बाय लैम्डा इंटू 11/4 लैम्डा। चलेगा? या 11 लैम्डा बाय 4 लिख दूं मैं? काटाकुटी खेल लो। ये गया, 2 2 क्या बचा फाइनल आंसर में? क्या बचा फाइनल आंसर में? यहाँ से 11 बचा, या 11 पाई बाय 2। 2 बचा। 11 पाई बाय 2। यस, 11 पाई बाय 2। यही है तुम्हारा फेज डिफरेंस। ठीक, सो दिस इज योर फेज डिफरेंस। ये भी डायरेक्ट ये फॉर्मूला वापस से आएगा, तो इसको अभी के टाइम पे अच्छे से याद कर लो। नेक्स्ट, which of the following cannot produce two coherent sources? What are coherent sources by the way? कोहेरेंट सोर्सेस की क्या क्या कंडीशंस है? अरे कुछ तो पढ़ा होगा यार, साल भर में ब्लैंक कैसे हो सकते हो तुम लोग? गलत ही बता दो। एंड फेज डिफरेंस सेम। यस, तो फेज डिफरेंस
कांस्टेंट होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होना चाहिए, वेवलेंथ कांस्टेंट होना चाहिए। ये है 3 मेन पैरामीटर्स, ठीक है। और क्यों चाहिए कोहेरेंट सोर्सेस का यूज क्या है, कुछ यूज पता है अपने को? नीडेड टू गेट consistent waves. Now what are these consistent waves? अगर 2 waves आ रही है, ठीक, यहां से एक वेव आ रही है, यहां से एक दूसरी वेव आ रही है, और अगर ये दोनों फाइनली आगे चलकर अगर ये लोग सुपर इम्पोज हो जाए, और सुपर इम्पोज होने के बाद अगर ये लोग यहां से कॉमन वेव बनकर निकले, ठीक, इस तरह से यहां से वेव आई, ये वाली वेव भी आई, और मान लो यहां से अगर ये लोग एक कॉमन वेव बन के निकल रहे हैं, तो ये वेव कितने टाइम तक सेम रहेगी? दिस डिपेंड्स कि तुमने कोहेरेंट सोर्सेस यूज किए थे कि नहीं, समझा? तो सपोज करो अगर कल को तुम कोई मशीन बना दो जो कोहेरेंट सोर्सेस के प्रिंसिपल पे काम कर रही है, तो आपको ध्यान क्या रखना है, जो पीछे 2 वेव्स तुमने यूज किए ना, जिनके थ्रू तुमने ये वेव बनाई है, ये वेव अगर आपको कंसिस्टेंट रखनी है, आप चाहते हो कि हर एक मिनट पे ये जो मीन एक्सिस है, अगर सपोज करो ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक, यहां तक मान लो 1 मिनट हो गया, तो पहले मिनट में जैसी वेव आई है, अगर तुम चाहते हो दूसरी मिनट में भी वही वेव आए, सेम टू सेम वेव आए, समझ रहा है? पहले मिनट की जो वेव है, जितना उसका एम्पलीट्यूड है, जितना उसका वेवलेंथ है, अब वो तो पास हो जाएगी ना 1 मिनट के बाद, राइट? फिर उसके बाद पिछली वेव आएगी। हर बार ये वाली वेव अगर चली गई, ये वाली अगर पास हो गई एक बार, तो इसके बाद पीछे से ये दोनों फिर से मर्ज होंगे और फिर एक नया वेव भेजेंगे। मान लो ये वाली वेव पास हो गई, इसको मैं वेव 1 बोल देता हूँ, और फिर जो इसके बाद आ रही है वो वेव 2 है। और अगर आप चाहते हो कि सारी वेव्स एक बराबर हो, एनर्जी में, इंटेंसिटी में, एम्पलीट्यूड में, वेवलेंथ में, तो उसके लिए क्या जरूरी है कि जो पीछे की 2 वेव्स है जिनके थ्रू आप इनको बना रहे हो, वो दोनों की दोनों क्या होनी चाहिए? कोहेरेंट। अगर वो दोनों कोहेरेंट सोर्सेज से नहीं आ रही है, तो आपकी ये जो आगे वाली वेव है ना, पहले मिनट में कम एम्पलीट्यूड वाली आ जाएगी, दूसरे मिनट में थोड़ा एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा उसका, फिर तीसरी मिनट में कुछ और हो जाएगा। तो हर अगर मैं 10 मिनट तक वेव को ऑब्जर्व करूंगा, तो वो वेव मुझे सेम नहीं मिलेगी। तो अगर लाइफ में आप कोई भी काम सेम वेव से करना चाहते हो, कोई भी, कल को अगर आप किसी मशीन पे काम कर रहे हो, तो उस मशीन के अंदर जितनी वेव्स आकर सुपर इम्पोज हो रही हैं, वो सारी की सारी वेव्स जब सुपर इम्पोज हो, तो जरूरी है कि वो कहाँ से आई हो? कोहेरेंट सोर्सेस से। क्योंकि कोहेरेंट सोर्सेस से आई होंगी तो उनका फेज डिफरेंस सेम होगा, फ्रीक्वेंसी सेम होगी, वेवलेंथ सेम होगी। जब ये तीनों बातें इनकी सेम ही हो गई, ऊपर वाले का भी फेज डिफरेंस, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ नीचे वाले के फेज डिफरेंस, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के अगर बराबर ही हो गया, तो ऑब्वियस है कि सुपर इम्पोज होने के बाद वो सेम टाइप की वेव प्रोड्यूस करेगी। डन। तो अगर तुम 1 घंटे तक भी ये वेव बनाओगे, तो हर वेव यहाँ से जो निकलेगी, जो रिजल्टेंट वेव आ रही है यहाँ पे स्क्रीन के बाद जो मैंने बनाई है, वो वेव 1 घंटे तक तुमको सेम टू सेम मिलेगी, अगर पीछे की दोनों वेव कहाँ से आई है? कोहेरेंट सोर्सेस से। और अगर आगे की वेव 1 घंटे तक एक जैसी आई, तो ऐसी वेव को हम क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट वेव बोलते हैं। मतलब 1 घंटे तक जितनी भी वेव्स बनी, सबकी सब एक जैसी थी। तो कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट वेव्स का कॉन्सेप्ट समझा? Yes, sir. एक जैसी वेव, ठीक। दूसरी बात कि अगर कंसिस्टेंट वेव्स चाहिए तो कोहेरेंट सोर्सेस से आनी चाहिए। अब कोहेरेंट सोर्सेस, कोई तरीका है तुम्हारे पास कोहेरेंट सोर्सेस लाने का? इज देयर एनी मेथड? कोहेरेंट सोर्सेस लाने का कोई तरीका है या नहीं, ये मैं क्यों पूछ रहा हूँ पता है? बिकॉज इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू हैव कोहेरेंट सोर्सेस। ओके, आप लोगों ने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में कोहेरेंट सोर्सेस यूज किए थे ना? यहाँ पे भी देखो लिखा हुआ है, कैन नॉट प्रोड्यूस 2 कोहेरेंट सोर्सेस, ऐसा लिखा हुआ है कि इसमें से कौन नहीं बना सकता? आंसर हम सबको पता है, नीचे दिख ही रहा है कि आंसर इज प्रिज्म। डन। इसका मतलब है ये तीनों बना सकते हैं। और अभी अभी मैंने क्या बोला कि कोहेरेंट सोर्सेस बनाना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है।
इट इज इम्पॉसिबल। तो फिर तुमने तो बनाया था, मैं बोल रहा हूँ बन ही नहीं सकता। सर लेजर लाइट का क्या है फिर? सी का भी नहीं, कोई भी लाइट से नहीं बन सकता। कोहेरेंट सोर्सेस कभी बन ही नहीं सकते, क्योंकि आप लोगों ने कभी ये पता करने की कोशिश नहीं की कि कोहेरेंट सोर्सेस का मतलब वो जो 3 कंडीशंस है, वो 3 कंडीशंस आएगी कहाँ से? वो 3 कंडीशंस आएगी लाइट से। और लाइट कहाँ से आती है? लाइट तब आती है जब किसी एटम को करंट के थ्रू, जब हम लोग उसको इलेक्ट्रॉन भेजते हैं किसी मटेरियल में। सपोज करो ये पेन है, अब ये पेन के अंदर इसके एटम्स हैं, उन एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब जैसे ही मैं इसको करंट दूंगा तो मेरे करंट वाले इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? एटम वाले इलेक्ट्रॉन को ढकेलते हैं, तो वो क्या करता है? उड़ी मार के दूसरी शेल में चला जाता है। ये सब पढ़ा है केमिस्ट्री में। एक शेल से दूसरी शेल में इलेक्ट्रॉन उड़ी मार के चला जाएगा, राइट? और क्या कर सकता है? सो आंसर इज कि अगर यहाँ के इलेक्ट्रॉन को लाइट ने इस तरह से पुश कर दिया, लाइट के फोटोन ने अगर इसको ढकेल दिया, तो इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी और ये हायर लेवल पे जंप कर जाएगा। बट कैन इट सस्टेन देयर? रह सकता है वो वहां पे? नहीं। सो इट वुड कम बैक। तो जब ये नीचे आएगा तो नीचे वाले का तो एनर्जी लेवल कम है, और जहां पे ये चला गया वहां का एनर्जी लेवल ज्यादा था। सो इन ऑर्डर टू सस्टेन एट द प्रीवियस एनर्जी लेवल, इट हैज टू लूज सम एनर्जी, और उसी एनर्जी को आप यहाँ पे एज अ सोर्स ऑफ वेव यूज कर रहे हो। यही इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी यहाँ से लूज करेगा ना, यही आपके लिए वेव बनती है। अब व्हाई डिड आई से कि ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है? क्योंकि आप सोच के देखो, अगर आप इतना सा भी सैंपल ले लो, चुटकी भर का भी सैंपल ले लो, ठीक, तो उसमें लाखों एटम्स होंगे, लाखों क्या करोड़ों एटम्स होंगे। तो क्या ये पॉसिबल है? कोहेरेंट सोर्सेस के लिए 2 जगह से वेव आनी चाहिए, राइट? मैंने ये हाथ में 5 ग्राम सॉल्ट ले लिया, ये हाथ में 5 ग्राम सॉल्ट ले लिया, इसको भी करंट दिया, इसको भी करंट दिया, इससे भी वेव निकली, इससे भी वेव निकली। इसमें क्या एक एटम है? क्या अरबों एटम्स है, और इसमें भी अरबों एटम्स है। सो इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल कि जितनी इंटेंसिटी, एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ से इसके इलेक्ट्रॉन्स डिस्लॉज हुए थे, सेम टू सेम इसके 1 लाख, मान लो चलो इसके अंदर 1 लाख एटम्स है, तो इसके 1 लाख एटम्स की वेवलेंथ, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी इसके 1 लाख से एग्जैक्टली मैच हो जाए। इज इट पॉसिबल? नहीं सर। तो इसीलिए आप कभी भी कोहेरेंट सोर्सेज नहीं बना सकते। कोहेरेंट सोर्सेज बनाने का मतलब, अगर आप क्या देखते हो कि सर मैंने तो 2 बल्ब लगा दिया, पर वो 2 बल्ब में आपने बेसिकली मटेरियल क्या यूज किया है? टंगस्टन फिलामेंट यूज किया है, मान लो, जो एकदम सबसे सादा बल्ब होता है। अगर टंगस्टन फिलामेंट तुमने यूज किया तो उस फिलामेंट के अंदर तो अरबों एटम्स है ना, तो एक बल्ब के अरबों एटम्स दूसरे बल्ब के अरबों एटम्स से मैच, एकदम 100% मैच्ड फ्रीक्वेंसी वाली, वेवलेंथ वाली और फेज डिफरेंस वाली वेव प्रोड्यूस करे। पॉसिबल है कि इसके 1 अरब की वेव उसके 1 अरब की वेव से मैच हो जाए? 1 अरब भी मैं बहुत कम बोल रहा हूँ, मेरे को बस उतना ही आ रहा है तो मैं 1 अरब ही बोल रहा हूँ। So that's why आप कभी भी कोहेरेंट सोर्सेस प्रोड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करने के लिए आपको इसके सारे एटम से निकलने वाली वेव उसके भी सारे एटम्स की वेव से मैच करनी पड़ेगी। तो फिर अब आखिरी सवाल कि सर फिर हम लोगों ने पढ़ तो लिया, अभी क्या करने का? फिर बुक फाड़ू क्या सर? फाड़ना मत, उसका आंसर दे रहा हूँ। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे ना तो तुमको एक झोल याद आएगा। वो झोल ये था, आप लोगों ने देखा था यंग्स का जब डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हो रहा था तो उसने ऐसे स्लिट लगाए थे, राइट? और ऑफ कोर्स तुम्हारा शेड्यूल बिजी रहा होगा, अब इंस्टाग्राम व्हाट्सएप का स्टेटस वगैरह अपडेट करने में टाइम नहीं मिल पाता तुमको, बराबर? आप ये पूछना भूल गए रहोगे, सर व्हाई नॉट 2 डिफरेंट बल्ब्स? आप स्लिट क्यों, आप स्लिट इतना खेलते हो, आपको पूछना चाहिए था ना कि 2 बल्ब क्यों नहीं लगा दे रहे हो? आपको तो यहाँ पे 2 रे चाहिए थी ना, ऐसा रे चाहिए था कि नहीं? यही 2 रे लेकर इन्हें सारे ढकोसले पड़े थे, इनसे इंटरफेरेंस होगा, अगर सिंगल स्लिट ले लूंगा तो डिफ्रैक्शन होगा, यही सब ढकोसला पड़ा है ना आपने। तो आपको ये पूछना चाहिए ना, कह रहे हैं 2 रे चाहिए तो 10-10 रुपए के 2 बल्ब लगा दो ना, कहाँ इतना स्लिट? फिर उसके ऊपर भी बहुत सारा पढ़ा होगा तुमने, ये स्लिट बहुत छोटी होनी चाहिए, एकदम लाइट के वेवलेंथ के बराबर होनी चाहिए, इतनी नैनोमीटर की होनी चाहिए। तो तुमने अपना दिमाग नहीं यूज किया कि इतना बारीक होल बनाने में ज्यादा टाइम लगेगा कि 10-10 रुपए के 2 बल्ब लगाने में ज्यादा टाइम लगेगा? तो तुमको तो 2 रे ही चाहिए थी ना। सर अगर वो 2 बल्ब लगाएंगे तो वो
सेम फ्रीक्वेंसी चाहिए थी सर। नहीं आएगी सेम फ्रीक्वेंसी, अभी बताया ना, दोनों बल्ब के अरबों एटम से निकलने वाले सारे वेव्स की फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, फेज डिफरेंस सब सेम रखना पड़ेगा। है ऐसे दो बल्ब सर, तुम्हारे पास, लेकर आओ। नहीं सर। तो आप समझा यहाँ पे स्लिट क्यों लगाया था? हाँ सर। तो वो जुगाड़ था हमारा। हाँ अगर तुम तब ये सवाल पूछते तो तुमको एक खतरनाक जवाब मिलता कि व्हाई डिड वी यूज सिंगल सोर्स, बिकॉज सिंगल सोर्स से निकलने वाले का तो फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, फेज डिफरेंस सब सेम ही रहेगा ना। यस सर। याद है इसने क्या बोला था कि इससे जो वेव्स निकलेगी, मान लो ऐसे वेव फ्रंट्स बनते हैं, फिर ये अलग से प्रोड्यूस करेंगे, फिर ये अलग से प्रोड्यूस करेंगे, और ऐसा ऐसा करते करते यहाँ वाला अलग से प्रोड्यूस करेगा। यही था, हाँ सर। राइट? अब तुमने नोटिस किया कि ये जो दो डॉट तुम यूज कर रहे हो, ये दोनों डॉट निकले कौन से बल्ब से? एक ही बल्ब से निकले ना। हाँ सर। तो एक ही बल्ब की तो ये सब सेम ही रहेगा ना। हाँ सर। अब समझा जुगाड़? हाँ सर समझा। इसीलिए हमने दो बल्ब नहीं लगाया। तो मेरी बात भी प्रैक्टिकली प्रूव हो गई, और तुम्हारा भी डाउट क्लियर हो गया कि सर जब कोहेरेंट सोर्सेज होते ही नहीं है तो हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ कैसे लिए। तुमने नोटिस नहीं किया कि तुम्हारे चैप्टर में कोहेरेंट सोर्सेज को एक ही बल्ब से प्रोड्यूस किया गया था। तो एक बल्ब से तो दो कोहेरेंट सोर्सेज बन जाएंगे ना, पर जो उसकी डेफिनेशन है टू कोहेरेंट सोर्सेज मतलब दो सोर्सेज से आने वाली लाइट, वो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। इसीलिए अगर आप ये लॉयड्स का एक्सपेरिमेंट देखो, फ्रेस्नेल का एक्सपेरिमेंट देखो, सबके अंदर सेम सिंगल सोर्स था। दिखा देता हूँ, रुक जाओ। और ये छोटी छोटी बातें आप लोग रियलाइज करते नहीं है, इसीलिए फिजिक्स आपको और मजेदार लगता है। यंग्स का तो मैंने ही बना दिया, ये देखो। लॉयड वाला तो खैर काफी भद्दा डायग्राम बना है अपनी बुक में, इतना चपटा बना दिया है, पर लॉयड वाला डायग्राम मैं फटाक से यहाँ पे साइड में बना दे रहा हूँ। लॉयड वाला डायग्राम पता भी है? अरे ऐसा है यार, सिंपल है। एक यहाँ पे वही स्क्रीन लगा दो, ठीक, और यहाँ पे एक सोर्स लगा दो, सोर्स से एक रे को सीधा भेज दो, और एक रे को पहले इस पे डाल दो, और ये है मिरर। ये जो नीचे मैंने लगाया है ना, ये मिरर है। तो अगर ये मिरर है तो जैसे ये रे पड़ेगी यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, हाँ या ना? इस पॉइंट पे आके मिलेंगे। तो ये जो दो रेज मिल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि नहीं कि दो रे हैं? अगर तुम ये पॉइंट पे अपना मुंह लेकर खड़े हो जाते यहाँ पे, तो तुमको तो यही लगता ना कि ये दो रेज हैं, हाँ या ना? एक तुमको लगता है यहाँ से आ रही है और एक यहाँ से आ रही है, तो ये वाली का पाथ तुम्हारे अकॉर्डिंगली क्या होता? ये पाथ होता। यस। तो मतलब तुम्हारे अकॉर्डिंगली यहाँ पे एक बल्ब लगाया है मैंने, और यहाँ पे एक बल्ब लगाया है, तभी तो दो रेज आ रही हैं। जबकि बल्ब मैंने कितना लगाया है? एक ही लगाया है। ये एज अ वर्चुअल सोर्स काम कर रहा है। वर्चुअल मतलब है नहीं, बस खाली दिख रहा है वो, समझा? सो दिस इज नॉट रियल सोर्स, ये रियल सोर्स है। डन? तो इसमें भी देखो दो सोर्स आए कि नहीं, यहां से दो वेव्स आई कि नहीं, ये एक वेव आ गई, ये एक वेव आ गई, राइट? और दोनों वेव्स जब आई तो दोनों का सब कुछ सेम था कि नहीं? फ्रीक्वेंसी, लैम्डा, फेज डिफरेंस, क्यों सेम था? क्योंकि सेम ही सोर्स से आई ना। हाँ। और दोनों में सिर्फ दोनों एक्सपेरिमेंट में एक ही डिफरेंस है कि फ्रेस्नेल में यहाँ पे क्या लगा दिया गया है? प्रिज्म। बाकी दोनों एक्सपेरिमेंट सेम ही काम करते हैं। अब यहाँ पे भी देख लो, ये देख रहे हो, ये सोर्स, यहाँ से लाइट जा रही है ना, एक ही सोर्स यूज किया कि नहीं मैंने फिर से? हाँ सर। और यहाँ से फिर ये जितने इसके जो सेकेंडरी सोर्सेज होंगे, ये देखो, ये सेकेंडरी सोर्सेज हैं। आए तो एक कॉमन सोर्स से है ना, दो बल्ब से आए क्या? नहीं। तो इसीलिए मैं यहाँ के S1 और S2 को क्या मान सकता हूँ? कोहेरेंट सोर्सेस मान सकता हूँ मैं इनको, समझा? पर क्या वो एक्चुअल में कोहेरेंट है? नहीं। कोहेरेंट का हमने जुगाड़ कर दिया, हमने ऐसा अरेंजमेंट कर दिया कि एक ही सोर्स से दो दो लाइट मिल जाए। तो मेरी बात समझ पा रहे हो कि कोहेरेंट के लिए आपके पास दो वेव्स होनी चाहिए, बराबर? हाँ सर। और मैं ये समझा रहा हूँ कि दो वेव्स कभी भी दो बल्ब से नहीं ली जा सकती। अगर दो बल्ब से लोगे तो वो कभी कोहेरेंट नहीं होंगी। तो दोनों वेव्स आपको एक ही बल्ब से लेनी पड़ती है। अब लगा लो जो अरेंजमेंट लगाना हो आपको। तो वही तीन अरेंजमेंट आपकी बुक में है। एक यंग्स वाला, यंग्स ने भी वही किया,
फ्रेस्नेल ने भी वही किया, लॉयड ने भी वही किया है। तीनों ने एक ही बल्ब यूज किया कि नहीं? यस। तो आपको यह ध्यान रखना है कि जब जब कोहेरेंट सोर्सेस की बात चले तो इतना कुछ छुपा हुआ है कोहेरेंट सोर्सेस में। इसी से आपको कंसिस्टेंट वेव मिलेगी। मान लो तुम कल को एक रेडियो स्टेशन शुरू कर रहे हो, ठीक, रेडियो स्टेशन के लिए तुमने एंटीना लगा दिया। अब तुम्हारे एंटीने से तो बहुत सारी वेव्स निकल रही हैं। अब ये मैं एक इमेजिनेशन बता रहा हूँ खाली, और तुम चाहते हो कि सामने वाले का जो रिसीवर है, मतलब अगर मैं टेप रिकॉर्डर लेकर बैठा हूँ तो तुम्हारी सारी वेव्स आकर मेरे टेप रिकॉर्डर में सुपर इम्पोज हो जाए। ठीक है, सुपर इम्पोज नहीं बोलना चाहिए, सुपर पोजिशन के प्रिंसिपल से वो मर्ज हो जाए। ठीक, अब सुपर पोजिशन के प्रिंसिपल से तुम चाहे जो करवाओ, चाहे जो क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि हो सकता है तुम चाहो कि कंस्ट्रक्टिवली वो लोग ऐड हो जाए, तुम चाहो तो हो सकता है कि डिस्ट्रक्टिवली ऐड हो जाए, मुझे उससे लेना देना नहीं है। तुमने अगर 3 वेव्स भेजी है तो तुम क्या चाहोगे कि अगर मेरे रिसीवर में, या तो अगर तुमने जो बेसिक अरेंजमेंट किया था कि आते टाइम दोनों का क्रेस्ट और ट्रफ मिल जाए और एकदम नेग्लिजिबल वाली वेव पहुंचे, तो तुम यही चाहोगे ना कि मेरे रिसीवर में कंटिन्यूअसली 2 घंटे तक वही वेव आए, तभी तो मैं आराम से सुन पाऊंगा। अगर अचानक से तुम्हारी वेव मान लो कभी ऐड होकर उसका एम्पलीट्यूड कभी इतना बढ़ गया और कभी इतना हो गया, फिर कभी और बढ़ गया, कभी और एकदम छोटा हो गया, तो तुमको लगता है मुझे ये जब रिसीवर में मेरे आएगा टेप रिकॉर्डर में, तो क्या उसका आउटपुट सुनने जैसा रहेगा मेरे लिए? तो तुम चाहते हो ना ये जो वेव तुम्हारी दोनों वेव मेरे रिसीवर में आने के बाद इस तरह से सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे आनी चाहिए कि जैसी भी हो, या तो वो आपस में ऐड हो रही है तो कंटिन्यूअसली ऐड होती रहे, अगर वो आपस में कैंसिल हो रही है तो कंसिस्टेंटली कैंसिल होती रहे। जो भी हो रही है कंसिस्टेंटली होनी चाहिए कि नहीं? हाँ सर। अब तुम चाहोगे कि तुम्हारी वेव्स क्या हो जाए, कंसिस्टेंट हो जाए, और कंसिस्टेंट तभी होगी जब कोहेरेंट सोर्सेज होंगे, और कोहेरेंट सोर्सेज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो आपको हमेशा जुगाड़ करना पड़ेगा कि एक ही सोर्स से ये निकले और आगे जाकर आप इनके किसी तरह से 2 हिस्से कर लेना। जैसे यंग्स के एक्सपेरिमेंट में भी अगर तुम यहाँ पे ये देखो, ये जो 2 सेकेंडरी सोर्सेस थे इसको सेकेंडरी सोर्स बोलते थे। यस, हाँ सर। हाँ, तो ये सेकेंडरी सोर्स क्यों बोलते थे? क्योंकि इसका और जो ओरिजिनल सोर्स है उसका फ्रीक्वेंसी, लैम्डा, फेज डिफरेंस सब सेम है। समझा? तो इस बल्ब की अगर आप वेव यहीं पे निकाल लो और आप ये इनकी वेव यहाँ पे निकालो, सेम टू सेम है। तो ये भी अब मैं मान सकता हूँ ना कि ये दोनों भी एक बल्ब की तरह ही काम कर रहे हैं, राइट? हाँ तो ये जो 2 मेरे ब्लू वाले सर्कल है, अब ये 2 बल्ब हो गए। ओरिजिनल 2 बल्ब लगाने में क्या प्रॉब्लम था वो समझा दिया मैंने। एक बल्ब से 2 सेकेंडरी सोर्स बना लेने में वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। होपफुली मैंने ठीक ठाक समझा दिया है, और अब इससे ज्यादा समझाऊंगा तो तुम लोग पता नहीं फिर भड़क ना जाओ, अरे बस हो गया ना भाई, मालूम पड़ गया आंसर प्रिज्म है। प्रिज्म कभी भी आपको कोहेरेंट सोर्सेस नहीं देता, तो ऑफ कोर्स उसका आंसर प्रिज्म ही होगा। 7th क्वेश्चन के लिए अगर आप में से कोई भी मेरी तरफ देख रहा है तो उसको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि दिस इज नथिंग बट अ क्लियर कट टेक्सचुअल डेफिनेशन ऑफ डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन की सीधे सीधे डेफिनेशन ही है वो। बस यहाँ पे उसने सिर्फ ऑब्स्टेकल बोला है, इसकी जगह पे आप स्लिट भी ले सकते हो। आपके पास 2 चॉइसेस हैं। डिफ्रैक्शन क्या होता है वो याद है अपने को? देखो, जब कोई पढ़ाए ना तो अगर आप हाँ ना बोल सके तो ना अपन बोल सकते हैं। कुछ ना बोलने के है ना, फिर वो सामने वाला यहाँ पे ऑडियो चेक करने लगता है कि ऑडियो ठीक है कि नहीं, वीडियो ठीक है कि नहीं। तो पता है अपने को डिफ्रैक्शन के लिए ये मैंने 2 वर्ड क्यों लिखे? डिफ्रैक्शन क्या होता है ये पता है अपने को? नहीं सर। ये देखो, डिफ्रैक्शन का मतलब होता है कि यहां से मैंने लाइट भेज दी, ये रहा मेरा बजाज का बल्ब। डरो मत, बिंदास पूछो। मैंने तुमको बोला था एग्जाम तक साईं बाबा मोड एक्टिवेटेड है मेरा। बहुत प्यार से पढ़ाऊंगा, एग्जाम के बाद ही तुमको जितना आशीर्वाद देना है ना सब एग्जाम के बाद दूंगा। तो अभी आप बिंदास पूछो। ये देखो, ये स्लेट से एक रे ऐसे गई, एक रे ऐसे गई, रे बोल लो, वेव बोल लो, जो तुमको कंफर्टेबल लगे, राइट? एंड दिस मच स्पॉट मस्ट बी ब्राइट। यस, ये ब्राइट स्पॉट आना चाहिए, यहां से लेके यहां तक ब्राइट स्पॉट होना चाहिए कि नहीं? यस सर। और यहाँ पे अब डार्कनेस तो मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरे पास हाइलाइटर की फैसिलिटी नहीं है ऑलमोस्ट। तो आप ये मान लो कि यहाँ पे ये डार्कनेस होनी चाहिए कि नहीं इसके बाद में?
मतलब वो येलो वाले पॉइंट के ऊपर तो अंधेरा हो जाना चाहिए ना, बट अनफॉर्चुनेटली हाँ सर। अगर आप ये एक्सपेरिमेंट रियल लाइफ में करके देखोगे तो आपको दिखेगा कि यहां तक उजाला मिलता है। ये देखो, तो ये एक्सटेंड हो गया कि नहीं उजाला? इसका हाँ, मतलब है कि लाइट हाँ। बेंट हुई। ये देखो, यहाँ से यहाँ तक लाइट बेंट हुई कि नहीं? ये यहाँ से यहाँ तक, अगर ये यहाँ से यहाँ तक ऐसा बेंट नहीं होती तो ये एक्स्ट्रा पोर्शन ब्राइट होता क्या? नहीं। बस, तो इसी फेनोमेना को, लाइट के इसी बेंट होने वाले फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन। अब ये यहाँ पे भी होगा, ये दूसरे वाले डायग्राम में भी यही होगा। दूसरे वाले डायग्राम में भी हम लोग क्या एक्सपेक्ट करेंगे? लाइट अगर आ रही है तो लाइट सीधे सीधे यहाँ से, चलो एक यहाँ पे जानी चाहिए और एक यहाँ पे जानी चाहिए, राइट? और ये इतना सेंट्रल पोर्शन ब्राइट दिखना चाहिए मुझे, ठीक? पर इसमें भी आप देखोगे ना तो ये ऊपर का भी पोर्शन आपको थोड़ा सा ब्राइट दिखेगा, और यहाँ से भी इसके बाद भी थोड़ा सा पोर्शन ब्राइट दिखेगा, तुरंत के तुरंत शार्प। मतलब इन शॉर्ट आप क्या बोल सकते हो, इसकी जो ज्योमेट्रिकल ब्राइटनेस होनी चाहिए, ज्योमेट्रिकल ब्राइटनेस मतलब ये जो मैंने ब्लैक वाली लाइंस खींची, रेड वाली लाइंस खींची, उससे ये जो इतना एरिया आ रहा है, ज्योमेट्रिकली इतना ही एरिया ब्राइट होना चाहिए, हाँ या ना? हाँ। पर आप रियल में हाँ, अभी सर। के अभी चाहिए तो आफ्टर द लेक्चर आप अपने घर में ये एक्सपेरिमेंट करके देख लो कि जो ज्योमेट्रिकल एरिया होगा उससे आप ज्यादा देखोगे लाइट को फैलते हुए। ये कहीं हमने रियल लाइफ में देखा है क्या? हैव यू सीन इट? नहीं ना? टॉर्च। नहीं देखा? देख। जहां अपने प्लेनेट पे सन कहाँ है और अपने घर में खिड़की कहाँ है ना? ना अपने प्लेनेट के लिए कोई सन है, ना अपने घर में खिड़की है, खिड़की से तो कभी उजाला आया ही नहीं। अब समझा साल भर तुम लोग फिजिक्स पे मेरे से गालियां क्यों खाते हो? इतनी नैरो माइंडेड अप्रोच है ना तुम्हारी कि तुमको स्लिट बोल के पढ़ाऊंगा तो तुमको समझेगा, वो स्लिट तुम्हारी विंडो नहीं हो सकती। तुम्हारी खिड़की अगर मान लो इतनी बड़ी है, हाँ सर। उतनी खिड़की में से अगर लाइट आती है तो क्या तुम्हारे घर में बराबर इतने ही पोर्शन में रहता है उजाला? बाकी के रूम में लाइटनिंग नहीं दिखती तुमको? दिखती है सर। तो वो क्या था? वो डिफ्रैक्शन ही तो था। बोलो अरे सर लेकिन उसमें स्लिट किधर है, उसमें स्क्रीन किधर है? जब तक 4-5 इंग्लिश के वर्ड नहीं मारूंगा तब तक तुम इंप्रेस नहीं होगे। तुमको चाहिए सर थोड़ा इंग्लिश मारो ना। क्या करते हो यार तुम लोग? ये जितना ढकोसला पढ़ा रहा हो, स्लेट, ऑब्स्टेकल, वो ऑब्स्टेकल तुमने नहीं देखा कभी? परछाई नहीं देखी है तुमने? अगर ये पॉइंट को मैं एक कोई भी बल्ब मान लू, इफ दिस इज अ बल्ब, तो तुम ऐसे नहीं खड़े हो सकते, यहाँ पे तुम खुद को नहीं इमेजिन कर सकते। हाँ। अच्छा हाँ, यहाँ पे सॉरी मैंने ब्राइट स्पॉट गलत बना दिया, यहाँ पे ब्राइट स्पॉट बना दिया, बाहर बनेगा ना वो, तो ये तो डार्क रहेगा ना, हाँ। यहाँ तो डार्कनेस आएगी। इसके ऊपर ब्राइट होना चाहिए ना, पर तुम देखोगे इसके अंदर तक थोड़ा यहाँ तक ब्राइटनेस दिखेगी तुमको, मतलब इस बार ब्राइटनेस अंदर तक घुसेगी। ऑब्स्टैकल के टाइम पे थोड़ा अंदर तक दिखेगा, जबकि होना क्या चाहिए था? शार्प ये वाले पॉइंट के, ये दोनों ग्रीन के बीच में पूरा डार्क दिखना चाहिए कि नहीं? पर डार्कनेस तुमको सिर्फ यहां से यहां तक दिखेगी। तो ये इतना पोर्शन देखो अभी भी एक्स्ट्रा ब्राइट दिख रहा है कि नहीं? ज्योमेट्रिकली वहां पे भी डार्कनेस होनी चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। समझा? तो ऑब्स्टेकल की जगह अपने आप को इमेजिन कर लो और स्लिट की जगह खिड़की इमेजिन कर लो। लाइट के बारे में पढ़ रहे हो यार, शर्म करो, शर्म करो। दिन के 12 घंटे हम लोग उसी में रहते हैं, ठीक है? जरा अपना दिमाग यूज करो, ऐसा मत करो यार तुम लोग। अब समझा मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में क्यों इतना लंबा भाषण दिया था आज? ऐसा चैप्टर है, वैसा चैप्टर है, ये सिर्फ मैं क्वेश्चन बैंक पे पढ़ा रहा हूँ तो ये हाल है। अब अगर मैं ये चैप्टर पढ़ाता, इसका सिनॉप्सिस देने जाता, तो सोचो मेरा क्या हाल होता। मेरे ख्याल से, मुझे उम्मीद है कि मैं आप लोगों को इतना इम्प्रेस कर पाया हूँ कि अगर कभी मैंने लाइट पे लेक्चर बनाया, जिसके चांसेस तो बहुत कम है, पर अगर मैं बनाऊं तो होपफुली आप लोग देखोगे बनाओ सर ना। चलो सब जन कहो हाँ, कहो हाँ सर, देखेंगे। सर क्वांटम फिजिक्स पे बनाओ, क्वांटम फिजिक्स पे बनाओ। क्वांटम फिजिक्स पे बनाओ। हाँ सर। सर पढ़ने का इच्छा होता है वो क्वांटम फिजिक्स। चलो अभी पहले ये देखो, और कौन सा था?
हाँ, अगले वाले के लिए, इसके लिए भी पेज नंबर 178 से फॉर्मूला ढाप लेते हैं। ए साइन थीटा वाला फॉर्मूला याद है सबको? ए साइन थीटा इज इक्वल्स टू एन लैम्डा, एंड ऑल्सो ए साइन थीटा is equals to n plus 1 by 2 n plus 1 by 2 lambda by lambda ही है ना, शायद lambda ही है, लैम्बडा ही है। चलो पेज पे चेक कर लेते हैं भाई। ये इतना खतरनाक चैप्टर है ना, ये तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। अगर ये किसी के समझ में आ जाए ना तो तुम पागल हो जाओगे, इतनी खतरनाक बातें लिखी हुई है, तुमको सिर्फ उसके मतलब नहीं पता है। ये देखो दोनों फॉर्मूले यहाँ पे दिए हुए हैं, बस सबके सब देखते हैं, डायग्राम भयंकर है, फॉर्मूले भयंकर है, और भागो। मिल गए भाई दोनों? हाँ सर। में भाई साहब ने बोला इन अ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न फर्स्ट मिनिमा ऑब्टेन्ड विथ रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ 6600 एंगस्ट्रॉम यूनिट कोइंसाइड्स विथ फर्स्ट मैक्सिमा। तो ये देख लो भाई, कहा गया ये मिनिमा और मैक्सिमा का ही फॉर्मूला है। तो ये रहा nth मिनिमा का फॉर्मूला और ये रहा मैक्सिमा का फॉर्मूला, राइट। अब n की वैल्यू जो वो बोल रहा है वो मैं पुट कर दूंगा। क्या बोला है उसने? मिनिमा के लिए क्या बोला है? फर्स्ट। और मैक्सिमा के लिए क्या बोला है? मैक्सिमा के लिए भी वही बोला है क्या? इन अ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न फर्स्ट मिनिमा ऑब्टेन्ड विद द रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ दिस फोर। हाँ, दोनों के लिए फर्स्ट ही बोला है, मतलब n इक्वल्स टू 1 ही लेना है, ठीक। हाँ तो फॉर फर्स्ट मिनिमा n इक्वल्स टू 1 और a sin थीटा फिर क्या हो जाएगा? लैम्डा। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। एंड फॉर फर्स्ट मैक्सिमा, ये बस अज्यूम कर लेते हैं हम लोग कि ये फॉर्मूला है। अब ये क्यों है, क्या है, वो सब तो बता नहीं सकता मैं। n प्लस 1 n प्लस क्या 1 प्लस 1 by 2 कितना हो जाएगा? डायरेक्ट ही सॉल्व भी कर देता हूँ ना। ये कितना हो जाएगा? ये 3/2। 1 प्लस 1 by 2 कितना होगा? 3/2 लैम्डा। हाँ या ना? हाँ सर। बस फ्रॉम 1 and 2 यू नो व्हाट टू डू। क्या करना है? लैम्डा इज इक्वल्स टू, ये वाले का उसने पूछा है 3/2 लैम्डा, उसी वाले का पूछा है ना? नहीं, ये वाले का पूछा है, तो फिर ये इसको उस साइड भेज दो। ये देखो मैक्सिमा मिनिमा के हिसाब से नेमिंग कर लेते हैं, वरना सब गड़बड़ हो जाएगी। इन अ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न फर्स्ट मिनिमा ऑब्टेन्ड विद रेड लाइट, रेड लाइट वाली मिनिमा है, तो यहाँ पे रेड लिख देता हूँ, ठीक। तो कहाँ गया? हाँ, यहाँ पे रेड है और यहाँ पे 3/2 ये, तो इसने अपने से लैम्डा मांगा है ना, देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल्स टू लैम्डा रेड इंटू 2/3। समझा? हाँ एक लैम्डा गिवन है, दूसरा उसने मेरे से पूछा है, इसको मैंने उस साइड भेज दिया, ये वाला मेरे से पूछा गया था, ठीक है। ये बात, अगर उसको उस साइड भेजूंगा 2/3 हो जाएगा। और लैम्डा रेड देखो कितना गिवन है, हाउ मच इट इज? 6600 इंटू 2/3 हो जाएगा सॉल्व। मेरे को 2 और 3 का टेबल नहीं आता, तुम लोग देख लेना अपने हिसाब से, ओके। आंसर सब दिया ही है, मैं सॉल्यूशन निकाल के नहीं लाया था।